नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारा हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसके ही संदर्भ में हम हमारा प्राचीन जो भारत है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उस संदर्भ में हम क्या है, आज मध्य भारत का शुरुआत करने वाले हैं, मध्य भारत की शुरुआत करने वाले हैं। और आज के इस मध्य भारत के जो पहला लेक्चर है, कि हम कहें कि इसको एक पहला कहानी के रूप में हम करें, तो जो मध्य भारत है बेसिकली क्या है, दो पार्ट में हम अगर उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम पहली बात करें कि भाई पूर्व पूर्व जो मध्यकाल है वो, और जो उत्तर मध्यकाल है वो, है ना। अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें तो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, उसमें मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, उसको हम पूर्व मध्यकाल में ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा पूर्व मध्यकाल है, पूर्व जो मिडेवल हिस्ट्री है, हम उसमें दिल्ली सल्तनत को ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो मुग़ल साम्राज्य है, जो मुग़ल काल है, उसको हम पूरा का पूरा किस में ले सकते हैं, उसको हम क्या है पूरा का पूरा मध्य भारत में ले सकते हैं। कहाँ तक? 1857 की क्रांति तक। ठीक, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम इतिहास के जो हमारा मिडेवल चालू हो रहा है, उसका जो जितने भी विदेशी आक्रमण आए हैं, जितने भी मुस्लिम आक्रमण आए हैं जो भारत पर आक्रमण करने के लिए, उन सब की हम बात करेंगे। और जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, मुस्लिम आक्रमण के साथ ही क्या है, भारत में एक प्रकार से इस्लामिक धर्म का क्या है प्रचार प्रसार शुरू हो गया है ना। जो इस्लाम धर्म का क्या है प्रचार प्रसार, वो एक प्रकार से चालू हो गया है। कहाँ से? मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ ही क्या है, जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार है वो चालू हो गया है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज अगर हम बात करना चाहें तो जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि अरब का रहने वाला है, और जो कि क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारियों में, मुस्लिम इन्वेशन में जो पहला, हम कहें कि वही पहला ऐसा मुस्लिम शासक हुआ जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम की हमें ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिलती है, या उसके ऐतिहासिक स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मोहम्मद बिन कासिम के जो ऐतिहासिक स्रोत है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और चर्चित बुक है, चचनामा, जिसको हम कहते हैं चचनामा बुक, उससे ही क्या है, हमें मोहम्मद बिन कासिम की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी हमें उससे मिल जाती है। किससे? जो चचनामा बुक है उससे मिल जाती है। तो ये जो हमारा चचनामा बुक है, चचनामा पुस्तक है, उसको क्या है, इसका बेसिकली दूसरा नाम क्या है, फतेह हिंद। इसका जो दूसरा नाम है वो फतेह हिंद है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके जो लेखक हैं, किसके? अली अहमद। इस बुक के जो लेखक हैं वो है अली अहमद। किसके? जो चचनामा बुक है उसके लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक। अब कुछ जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो चचनामा बुक है वो क्या है, जो चचनामा बुक है वो बेसिकली क्या है, एक अज्ञात अरबी ने लिखी है। एक अरबी लेखक थे, उन्होंने लिखी है। ठीक है। फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया है ना, इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। ठीक है। तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम के प्रारंभिक जीवन की बात करें, हम मोहम्मद बिन कासिम के, तो प्रारंभिक जीवन के बारे में ये तो हमने शो देख लिए कि भाई कृष्ण शो जो उनका जो हमें मोहम्मद बिन कासिम है उसके विषय में हमें कौन जानकारी देता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के विषय में हमें चचनामा जो पुस्तक है अली अहमद की, वो जानकारी देती है। तो अब हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे, इसके मोहम्मद बिन कासिम के। तो उनका जन्म, किसकी बात करें अगर हम, तो उनके जन्म की अगर हम बात करें, किसके? मोहम्मद बिन कासिम के जन्म की। और उनके जो पिता हैं उनकी बात करें तो उनके जो पिता हैं कौन है? यूसुफ बिन कासिम उनके पिता हैं। और अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ है, तो अरब में एक
ताइफ एक सिटी है, तो उनका जन्म वहाँ हुआ 695 के ईसा पूर्व, उनका ऐसा जन्म हुआ। तो अगर हम बात करें फिर इनके जन्म के समय ही क्या है, इनके जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई, है ना, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके जो ताऊ हैं, और ताऊ ने ही क्या है इनको पाला पोषा और बड़ा किया। ताऊ ने ही क्या है इनको पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो समझाई कि किस प्रकार से क्या है लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किस प्रकार से क्या है लोगों पर क्या है नियंत्रण किया जाता है, और कैसे क्या है संगठन बनाया जाता है, और कैसे क्या आगे चीज़ें होती है, वो कितने समझाया, इनके ताऊ ने। प्रशासनिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो इनके ताऊ ने जिनके ताऊ ने सिखाई, जिसका जो इनके ताऊ जी हैं उनका नाम क्या है, हजाज जो है, हजाज, वो इनके ताऊ जी का नाम है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो बेगम है वो जुबैदा, इनकी बेगम कौन हुई है मोहम्मद बिन कासिम की, वो है जुबैदा। ये एक प्रारंभिक, जिसकी हम बात करें इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक प्रारंभिक इंफॉर्मेशन था। ठीक, अब हम बात करते हैं धीरे धीरे उसके जो कहानी जो मैटर करती है कि भाई वो भारत पर कैसे आक्रमण हुआ और कैसे कैसे वो आगे घटनाएं हुई। तो कहानी का अब असली कहानी तो चालू होती है ना, ये तो उनका प्रारंभिक जीवन था। अब जो कहानी है कि भाई कैसे आक्रमण हुआ और किस वजह से आक्रमण हुआ, कहाँ पर सिंध, जो हमारा सिंध है और भारत है, उस पर किस प्रकार आक्रमण हुआ, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और कैसे कैसे क्या है चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, तो देखते हैं। तो श्रीलंका में जब श्रीलंका राजा, जो श्रीलंका वहाँ पर राजा राज करते थे, तो वहाँ पर क्या है एक जो देवल बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, देवल बंदरगाह है। तो कुछ श्रीलंकाई जो सैनिक हैं, तो इराक के कुछ जो व्यापारी हैं उस समय क्या है श्रीलंका में काम करते थे। यहाँ पर इराक के कुछ व्यापारी श्रीलंका में काम करते थे। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जब उनके सैनिक जो वहाँ पर जो युद्ध होता है, तो ये लड़ाई होती है, तो जो जितने भी जो इराक के जो सैनिक हैं, इराक के जो व्यापारी हैं, उनको सबको मार डालते हैं, है ना, उन सबको मार डालते हैं। फिर जो उनका परिवार बचता है ना, तो उस परिवार को क्या है वो सुरक्षित इराक पहुंचाने का निर्णय लेते हैं, और जो देवल बंदरगाह है उस पर क्या है उस जहाज़ को भेजा जाता है कि भाई अब ये कहाँ जाएगा, अब ये इराक जाएगा, है ना। तो उसी समय उस जहाज़ को क्या है लूट लिया जाता है, उस जहाज़ को लूट लिया जाता है। अब उस जहाज़ को लूट लिया जाता है, तो जब इसकी सूचना मिलती है किसको, हजाज यूसुफ को, इसकी सूचना किसको मिलती है, हजाज यूसुफ को, जो कि क्या है इराक का क्या है एक गवर्नर था, मोहम्मद बिन कासिम का ताऊ, जो कि क्या है इराक का गवर्नर भी था। तो जब ये सूचना किसको मिलती है, हजाज यूसुफ को मिलती है, भाई इराकी जहाज़ को लूट लिया गया है, तो वो क्या करता है, वो इस संदेश को क्या है सिंध के राजा, उस समय सिंध के राजा कौन हुआ करते थे, राजा दाहिर। तो जो सिंध के राजा दाहिर थे, उनको ये संदेश पहुंचाता है कि भाई आपके यहाँ राज्य में क्या है उसके जहाज़ को लूटा गया है। तो वो जो मोहम्मद हजाज यूसुफ है, जो वो क्या है वो मांगता है क्या, क्षतिपूर्ति। क्या मांगता है वो मांगता है क्षतिपूर्ति, किससे, राजा दाहिर से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो राजा दाहिर है वो अपने जवाब में लिखता है कि ना तो चोर
उसकी प्रजा है और ना ही वो क्या है नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो ऐसा जवाब सुनकर जो हिजाज यूसुफ है उसको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये ना उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है और ना उसको क्षतिपूर्ति दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या है उसको इतना गुस्सा आता है कि वो फिर उसको गुस्सा आ जाता है। उसको गुस्सा आता है, फिर गुस्सा जब आता है तो क्या करता है वो 710 ईस्वी में, कितने 710 ईस्वी में 710 ईस्वी में क्या करता है वो, जो उबैदुल्ला के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, उबैदुल्ला के नेतृत्व में क्या है दाहिर पर अटैक करता है, या दाहिर पर हमला करता है। तो दाहिर जो है उसको पराजित कर देता है, किसको पराजित करता है, उबैदुल्ला को। ठीक, उसके बाद फिर क्या है 711 में, कब 711 में, पहले 710 में किया, फिर उसके एक साल बाद 711 में किया। अब इसके बाद अब किसको भेजता है, अब बुदेला को भेजता है, किसको, बुदेल। अब किसको भेजता है, बुदेल को भेजता है। तो बुदेल को भी क्या है, जो दाहिर है, राजा दाहिर, सिंध का जो राजा है, उसको भी क्या है वो खदेड़ देता है, उसको भी क्या है हरा देता है। कौन, दाहिर, जो सिंध का राजा है। तो दो ऐसे आक्रमण हुए हैं, उसको क्या है कंप्लीट क्या है वो हरा देता है। कौन, जितने भी मतलब हिजाज यूसुफ है, वो जितने भी हमले करवाता है राजा दाहिर पर, सिंध पर, तो वो तमाम जो आक्रमण है सबको क्या है निस्तानाबूद कर देता है और खदेड़ देता है। किसको, जितने भी जो हिजाज है उसके जितने भी नेतृत्वकर्ता आए थे सबको क्या है भगा देता है। अब जब क्या होता है कि अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या आता है, अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि भाई अब जब सबको भेज दिया आक्रमण करने के लिए, किसको, जब सबको भेज दिया आक्रमण करने के लिए, तो अब बचा कौन, मोहम्मद बिन कासिम, उसका भतीजा। किसका भतीजा भाई। अब जब सबको ही युद्ध में भेज दिया है, अब उसके बाद बचा कौन, उसका भतीजा। किसका, मोहम्मद बिन यूसुफ हजाज का भतीजा। वो कौन है, वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईसा में जो हजाज बिन यूसुफ का भतीजा है वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में वो उसको 15,000 कुशल सीरियाई तथा इराकी सेना के साथ भेजता है। कहाँ पर, राजा दाहिर से मुकाबला करने के लिए, सिंध पर कब्जा करने के लिए। तो पहला मोटिव तो बदला लेने के लिए, क्यों, क्योंकि वो जहाज को क्षतिपूर्ति मांगी थी, तो जहाज की क्षतिपूर्ति दी नहीं है, तो एक प्रकार से बदला गया है इसको। तो अब जब मोहम्मद बिन कासिम 15,000 सीरियाई कुशल सैनिकों के साथ और इराकी सैनिकों के साथ कहाँ जाता है, राजा दाहिर से लड़ने के लिए, तो फिर क्या होता है, देखो, जब मोहम्मद बिन कासिम लड़ने के लिए किसे जाता है, राजा दाहिर, सिंध के। तो जो बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जो राजा दाहिर के विरोधी हैं, वो क्या है, पहले से ही वो सूचना किसको जाके दे देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को। किसको दे देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को। वो पहले से ही वो सूचना दे देते हैं किसके बारे में, राजा दाहिर के बारे में, कि भाई कहाँ इनकी कमजोरी है, कहाँ इनका कैसा क्या मामला है। तो वो जो सारी जानकारियां हैं वो पहले से किसको देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम।
अब उसके बाद क्या होता है, देवल। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देवल में पहुंचता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो वहां पर क्या होता है, जो देवल में पहुंचता है, तो देवल में क्या है, एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध एक शिव जी का मंदिर, सुप्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। तो सबसे पहले तो वो क्या है, उसको तोड़ता है। उसको तोड़ने के बाद 3 दिन तक नरसंहार किया उसने वहां पर। 3 दिन तक वहां पर क्या, पर्याप्त नरसंहार किया। और पर्याप्त नरसंहार करने के बाद जो 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोग थे, उनको तो क्या है, खूब मारा। उसके बाद जो बच गए उन पर क्या है, जजिया कर लगा दिया। अब देवल के जीतने के बाद, देवल के जीतने के बाद जब वो आगे बढ़ा, किसकी? सिंध की राजधानी की ओर। सिंध की राजधानी की ओर जब और वो बढ़ा, तो दाहिर की सेना और उसकी सेना में जोरदार कड़ा मुकाबला हुआ। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की जो सेना है, दोनों के बीच में क्या है, कड़ा मुकाबला हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? रावर में। रावर में जो मोहम्मद बिन कासिम है और राजा दाहिर की सेना है, दोनों को क्या है, कड़ा मुकाबला हुआ। और 20 जून 712 ईस्वी में दोनों जो सेनाओं के मध्य में क्या है, एक भीषण एक आक्रमण युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके आंख में तीर लगने के कारण वो घोड़े से गिर गए और फिर घेर के क्या है, उनको मार दिया गया। तो इस प्रकार से क्या है, राजा दाहिर की वहां पर मृत्यु हो जाती। किसकी? राजा दाहिर की। अब राजा जब दाहिर की मृत्यु हो जाती है, अब जब ये सूचना किसमें, महल में पहुंचती है कि भाई जो राजा दाहिर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो वहाँ की महिलाएं हैं और रानी, जो किसकी रानी है, राजा दाहिर की है, वो क्या है, कुछ महिलाओं का समूह बनाकर वो जो मोहम्मद बिन कासिम की जो सेनाएं हैं उनसे लड़ने का प्रयास करती है। पर क्या है, जो सीरियाई लड़ाकू इतने कुशल हैं कि वो उनका सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हैं, और उन्हें भी क्या है, जो सीरियाई सैनिक हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना है, उनको क्या है, मार देती है। ठीक है, अब राजा दाहिर की जो दोनों पुत्रियां हैं, सूर्या देवी और परिमल देवी, को बंदी बनाकर क्या है, किसके पास ले जाता है, उनको क्या है, खलीफा के पास ले जाता है। किसको? जो खलीफा है उसके पास ले जाया जाता है या भिजवा दिया जाता है। तो चचनामा ग्रंथ के अनुसार ये सब जो सारी मतलब कहानी है, सारी घटनाएं हैं, वो किसके अनुसार है, वो सब क्या है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार है। किसके अनुसार है? चचनामा ग्रंथ के अनुसार है। चचनामा जो पुस्तक है उसके अनुसार। चचनामा ग्रंथ के अनुसार क्या है, क्या होता है, जब राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को किसके सामने, खलीफा के सामने ले जाया जाता है, तो क्या है, तो वो क्या है, जो दोनों पुत्रियां हैं किसकी, राजा दाहिर की, वो क्या है, खलीफा के सामने क्या है, झूठ बोलती हैं कि उन दोनों ने अपनी क्या है, वर्जिनिटी को लॉस कर दिया है। और ये लॉस किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी जो कुमारता है या वर्जिनिटी को क्या है, ख़त्म कर दिया है। किसने कर दिया है? मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त्म कर दिया है। इस बात का क्रोध क्या है, जो खलीफा है उसको बहुत आता है, और वो क्या है, सैनिकों को ऐसा आदेश देता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको बैल के खाल के साथ, किसके, बैल के खाल के साथ बंधवा कर
खलीफा के सामने पेश किया जाए। ठीक, तो जो सैनिक हैं तो जो अपने खलीफा हैं उसकी बात तो मानेंगे। तो वैसे ही बात मानकर जब तक जो बैल की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को लाया जाता किसके सामने, खलीफा के सामने, तब तक दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। किसके अनुसार ये जो चर्चा है वो किसके अनुसार हो रही है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार हो रही है जो घटना, जो पूरी की पूरी कहानी है वो चचनामा ग्रंथ के अनुसार ही चल रही है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या है, डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है, अब क्या है, जब ये सीन, जब ये जो नज़ारा है वो देखती हैं कौन, जो दोनों बेटियां हैं, तो उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। सूर्या देवी और परिमल देवी दोनों जब ये नज़ारा देखती हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल के साथ बांध कर लाया जा रहा है और वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो दोनों जब ये दृश्य देखती हैं तो उनका क्या है, जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। और हृदय परिवर्तन के साथ क्या है, वो फिर राजा को, वो अपने खलीफा को बोलती हैं कि भाई उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी क्या है वर्जिनिटी लॉस्ट हुई है। तो ऐसा सुनकर जो खलीफा है उसका क्या है, जो क्रोध है वो और गुस्से में आ जाता है, और फिर क्या है, वो फिर से सैनिकों को क्या है आदेश देता है कि इन दोनों पुत्रियों को घोड़े के पूंछ के साथ बांधकर तब तक घसीटा जाए, तब तक जब तक क्या है इनकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक क्या है इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये किसके अनुसार है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, और अनेकों मानता है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम के विषय में और भी ऐसी मानता है कि इसकी मृत्यु यातनाओं की वजह से हुई, क्योंकि क्या है, जब नए खलीफा बना तो जो नए खलीफा बना है, नया खलीफा कौन है, सुलेमान। तो जब इसके बाद जब नया खलीफा बना था सुलेमान, उसने क्या है, जितने भी मतलब खलीफा के जो करीबी लोग थे उसको क्या है बंदी बनाकर इतनी यातनाएं दी कि वहाँ पर ही क्या है उनकी मृत्यु हो गई। ये क्या है, एक इराकी मान्यताओं के अनुसार है कि जो नया खलीफा आया उसने क्या है, खलीफा के जितने भी पुराने साथी थे उनको इतनी यातना दी कि उनकी यातना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये इराकी मान्यता के अनुसार है। बाकी चचनामा ग्रंथ के अनुसार उसकी मृत्यु कैसे हुई, घोड़े की खाल के साथ बंधवाकर दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हुई। और पाकिस्तान में क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के नाम का डे भी बनाया जाता है। तो अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, और तो कुछ इसमें फैक्ट निकल में भी आते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ऐसा पहला शासक था जिसने क्या है जजिया कर लगाया। और अरब के आक्रमण के साथ ही साथ मैंने बताया था कि भाई जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार क्या है भारत में बढ़ने लगा। और अरबों क्या है, लेकिन पहले जो अरबी जो जितने भी आक्रमण आए, जैसे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने प्रारंभ में क्या है इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया, लेकिन जो तत्कालीन शासक थे उन्होंने क्या है, तत्कालीन जो शासक थे उनके दबाव के कारण क्या है, ये उतने आप को थोप नहीं पाए किसको, इस्लाम धर्म को। तो फिर उन्होंने क्या है अपनी नीतियों में बदलाव किया। और अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र, विज्ञान शास्त्र और नक्षत्र और गणित, ये सब की जो सीख है, और जो इस सब की जो सीख है वो हमसे ही ली है। किसने, इन्होंने जितने भी आक्रमण हुए हैं, इराक के हो, चाहे इराक के हो, चाहे अरब हो, चाहे तुर्किस हो। और इस आक्रमण के बाद क्या है, अरब और सिंध की क्या है आर्थिक स्थिति और आर्थिक संबंधों में भी सुधार आया। चरक साहित्य और पंचतंत्र का अनुवाद भी किसमें किया गया, अरबी में किया गया। किसमें किया गया, अरबी में किया गया। तो ये थी किसकी कहानी, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है जो कि अरब का पहला आक्रमणकारी था मध्य भारत में, इसकी संपूर्ण जो कहानी है
वो हम एक जान चुके हैं कि भाई कौन था, कहाँ से आया था, किस वजह से इसने आक्रमण किया था और अंततः इसकी मृत्यु कैसे हुई है और इसके कारण इसके आने के कारण कौन कौन से प्रभाव हुए हैं, वो हमने सब देख लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, तुर्किश आक्रमण। तो तुर्किश आक्रमण के बारे में तुर्किश जो जितने भी तुर्क आक्रमण हुए हैं, मोहम्मद गौरी, उसके बारे में बात करेंगे। आज तो मोहम्मद बिन कासिम था, तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी थोड़ी सी, अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा शॉर्ट कम है तो कमेंट कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको और डिटेल्स जानना होगा तो और डिटेल्स हम बता देंगे। और इसका जो PDF है, जितने भी मतलब कहानी है मेरे द्वारा कही गई है, सुनाई गई है, उसकी क्या है PDF को लिंक में मिल जाएगी आपको, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक। तो यहाँ पर क्या है, लिंक आपको कहीं ना कहीं वो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और लिंक और जो PDF है, क्या उसमें कहीं भी क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो टाइपिंग को थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि भाई कहाँ कहाँ कैसी मिस्टेक है, वो आप सुधार लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े हो आप। तो इसी के साथ ही क्या है, मैं बता लेता हूँ और मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ। और इसी तरह से क्या है, इतिहास की जितनी भी ऐसे जो कहानियाँ हैं और इतिहास को जानने का एक स्रोत है, इसके साथ देखो एक तो इतिहास जो है वो एक कहानी के रूप में एक बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। क्योंकि क्या है, कहानियाँ जो हमें, जैसे हम भी कहीं हम बैठते हैं तो जब बीते दिनों की बात होती है तो बीते दिनों की बात सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि उसको पढ़ाने, ना कि कोई पढ़ाने में, है ना। तो जहाँ तक इतिहास है, आप उसको जितना सुनोगे, मतलब जितना कहानी के रूप में उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, क्या एक तार से एक तार कनेक्ट होगा तो ज़्यादा तरीके से आप उसको समझ पाओगे। बाकी रटने का तो इतिहास है ही नहीं, रटने की कोई भी चीज़ नहीं है। इतिहास एक समझने की सोच है, क्योंकि जितनी भी पीछे हमारी घटना हो चुकी हैं उसको क्या है, हम सुन के समझ के और कनेक्ट करके ही जोड़ सकते हैं, उसको हम याद कर सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु, और फेसबुक पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को भी क्या है उसको फॉलो करना है, ताकि क्या है मेरे द्वारा जितने भी नई वीडियो हैं आपको मिल सकती हैं और उसकी नोटिफिकेशन क्या है आपको बराबर मिलेंगी। क्योंकि अगर आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, और बेल आइकन के बाद क्या है आपको नई नई जितनी भी मतलब इतिहास से रिलेटेड जितनी भी मतलब कहानियाँ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सब बखेर।